वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड इन इंडियन सिनेमा के बारे में। और वो मूवी है शोले। शोले के बारे में एक्चुअली इतने दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और बातें ही नहीं हुई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलिए, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि 15 अगस्त 1975 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे के दिन इसके 51 साल पूरे हुए। तो हमने सोचा कि चलिए आज शोले के बारे में ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली शोले के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है, इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी जा चुकी है कि अपने आप में एक चैलेंज होता है कि खोज के लाना कि ऐसे कौन से इन्फॉर्मेशन है जो शायद लोगों को नहीं पता हो। बट फिर भी कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे बताऊं जो कि शायद आप लोग को ना पता हो। और बताऊंगा कि कैसे सलीम जावेद को ऐड देना पड़ा ट्रेड मैगजीन्स में, ये बोल के कि ये फिल्म जो है वो हर टेरिटरी में 1-1 करोड़ रुपए क्रॉस करेगी। और क्यों आखिर गब्बर सिंह, अमजद खान, जिन्हें इतना बड़ा ब्रेक दिया सलीम जावेद ने इस फिल्म में, और इसके बाद सलीम जावेद और अमजद खान ने कभी साथ में काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, शोले की एंडिंग क्यों चेंज कर दी गई। तो इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे आज। तो सबसे पहले समझते हैं कि शोले का आइडिया आया कहाँ से। हुआ ये था कि अर्ली 70s में सलीम जावेद अपना करियर स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। उन्हें कुछ फिल्में लिखने का ऑफर मिला था और दो फिल्में बड़ी हिट हो गई थी। एक तो अंदाज, जो शम्मी कपूर राजेश खन्ना की फिल्म थी, और एक सीता और गीता। और दोनों सिप्पी फिल्म्स की ही फिल्म थी, रमेश सिप्पी उसके डायरेक्टर थे। लेकिन इन लोग को ये लग रहा था कि यार अभी, क्योंकि इन दोनों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, ये चाहते थे कि जितना वैल्यू, जो पॉपुलैरिटी एक स्टार को मिलती है या डायरेक्टर को मिलती है फिल्म के, उतना ही राइटर को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि राइटर जो है वही है जो कहानी को जन्म देता है। तो राइटर को इतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती जितनी बाकी स्टार्स को मिलती है। तो सिप्पी फिल्म्स में जब ये गए थे और अंदाज और जो सीता और गीता, और जो एक और राजेश खन्ना की फिल्म थी हाथी मेरे साथी, उसमें कहानियां लिखी थी। लेकिन कहानी कई बार होता था कि शेयर करना पड़ता था नाम इनको। अंदाज में इन्हें और भी राइटर्स के साथ शेयर करना पड़ा। हाथी मेरे साथी में नाम आया था सलीम जावेद, लेकिन इन्हें चाहिए था कि पोस्टर पे भी हमारे नाम हो, तो वो हो नहीं रहा था। तो जब सीता और गीता भी हिट हो गई थी, तो सलीम जावेद ने सोचा कि मैं और भी प्रोड्यूसर के साथ ट्राई करता हूँ काम करने का, क्या पता शायद हमें वैसे ही क्रेडिट मिले। तो ये लोग के पास एक आइडिया था, 4 लाइन का आइडिया था। आइडिया कुछ ऐसा था कि एक फौजी है, आर्मी ऑफिसर, उसके फैमिली को एक बदमाश जो है वो मसाकर कर देता है, पूरी फैमिली को मार देता है। तो जो आर्मी ऑफिसर है वो चाहता है कि अपनी फैमिली की मौत का बदला लिया जाए। कैसे लिया जाए? जब ये आर्मी था तो इसके दो जूनियर ऑफिसर्स थे, जिन्हें उनके खराब कंडक्ट की वजह से उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। लेकिन ये आर्मी ऑफिसर जानता था कि इनके जो दोनों जूनियर्स थे, भले उनका कोर्ट मार्शल हो गया हो, लेकिन वो थे बड़े बहादुर। तो ये उन्हें अप्रोच करता है और उनके साथ मिलकर अपनी फैमिली के मौत का बदला लेता है। ये आइडिया था 4 लाइन का सलीम जावेद के पास। ये आइडिया लेकर के वो उस जमाने के प्रोड्यूसर थे बलदेव पुष्करन। बलदेव पुष्करन ने एक फिल्म बनाई थी, रूप तेरा मस्ताना। उसमें थे जितेंद्र और मुमताज। वो फिल्म हो गई थी हिट। तो अब वो नामी प्रोड्यूसर थे, तो सलीम जावेद ने सोचा कि इनको अप्रोच किया जाए। तो सलीम जावेद जब उनके पास गए, तो बलदेव पुष्करन ने ऑलरेडी अपनी अगली फिल्म के लिए, जो कि अभी डिसाइडेड नहीं थी कि कौन सी होगी, उसके लिए मनमोहन देसाई को साइन कर लिया था, क्योंकि मनमोहन देसाई उस वक्त पॉपुलर डायरेक्टर हो गए थे, उनकी रामपुर का लक्ष्मण वगैरह हिट हो गई थी। तो मनमोहन देसाई को बलदेव पुष्करन ने साइन कर लिया था। तो जब सलीम जावेद उनके पास कहानी लेके गए, तो उन्होंने कहा कि चलिए इनसे मिलिए, सुनिए, मनमोहन देसाई को कहानी सुनाई है। बलदेव ने कहा। सलीम जावेद ने जब मनमोहन देसाई को कहानी सुनाई, तो मनमोहन देसाई को ये कहानी पसंद नहीं आई। आइडिया था बेसिकली, 4 लाइन की कहानी थी, अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ था। तो मनमोहन देसाई ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब सलीम जावेद के पास कहानियों की कमी तो थी नहीं, तो उन्होंने दूसरी कहानी सुना दी। वो एक लॉस्ट एंड फाउंड थ्योरी वाली कहानी थी। तो मनमोहन देसाई ने उस कहानी को पिक कर लिया। वो कहानी आगे चल के चाचा भतीजा बनी। अब ये जो आर्मी ऑफिसर वाली कहानी, ये तो रिजेक्ट हो गई। तो सलीम जावेद ने सोचा ये किसे पेश किया जाए। तो फिर ये लोग गए प्रकाश मेहरा के पास, जिनके साथ वो जंजीर में ऑलरेडी काम कर रहे थे। लेकिन प्रकाश मेहरा ने भी उस कहानी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फिर सलीम जावेद को लगा कि लगता है हमें वापस फिर से सिप्पी फिल्म जाना चाहिए, और रमेश सिप्पी को ही अप्रोच करते हैं। जब बलदेव पुष्करन को इन्होंने ये स्क्रिप्ट आइडिया जब पिच किया था, तो 20,000 रुपए डिमांड किए थे कि ये 20,000 में हमारा ये आइडिया आप ले लीजिए और उस पर हम लोग काम करेंगे। बलदेव पुष्करन तो मना कर दिया, क्योंकि मनमोहन देसाई को पसंद नहीं आया। तो ये दोनों गए फिर रमेश सिप्पी के पास। रमेश सिप्पी को इन्होंने आइडिया सुनाया। रमेश सिप्पी को आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने 1.5 लाख रुपए में इस आइडिया को खरीद लिया। अब सोचिए, कहाँ 20,000 और कहाँ 1.5 लाख।
1.5 लाख रुपए में ये आइडिया खरीद लिया गया और बोला कि स्टोरी को डेवलप कीजिए, आइडिया अच्छा है लेकिन इसके कहानी पे काम कीजिए और अच्छे से। तो फिर वो जो 4 लाइन की कहानी थी, आर्मी ऑफिसर को के 2 जूनियर ऑफिसर को रिक्रूट करके और फैमिली का बदला लेने की कहानी को, ये आगे चल के बनी शोले की कहानी पूरी। और इस कहानी को ये जावेद अख्तर और सलीम खान हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा ही बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया था, हमने इंस्पिरेशन लिया है। वो इस बात को रिजेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट उनका कहना था कि उस जमाने में ऐसा होता था ना कि कोई भी प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर को आप कोई अगर नई कहानी सुनाते थे तो वो यही कहता था कि कहानी बड़ी अच्छी है लेकिन पहले कभी कही नहीं गई है। तो रिस्क रहता था किसी भी नई कहानी पे पैसा लगाने के लिए। तो इन्होंने शोले के पूरे स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए बहुत सारी फिल्मों से, फॉरेन फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर के इस पूरे कहानी को डेवलप किया। कुछ कुछ कहानी जिनसे इन्होंने उठाया था वो मैं नाम भी बताता हूँ, आपको आई एम श्योर पता भी होगा। जैसे सेवन सामुराई, द मैग्निफिसेंट सेवन, उसके अलावा मेरा गांव मेरा देश जो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फिल्म थी राज खोसला की, उससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया। खोटे सिक्के एक फिरोज खान की फिल्म थी, उससे भी कुछ कुछ चीजें उठाई। इनफैक्ट एक 1972 में एक बी ग्रेड फिल्म आई थी, बिंदिया और बंदूक। अब बिंदिया और बंदूक वो एक बी ग्रेड फिल्म थी लेकिन उसके भी जो मेकर्स थे उन्होंने आगे चल के रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को सू कर दिया था कि आपने हमारी फिल्म से कहानी, हमारा आइडिया चुरा लिया है। तो शोले में बहुत कुछ अलग अलग फिल्मों से ली गई थी। इनफैक्ट वो जो ठाकुर का जो फैमिली को जो गब्बर मार देता है, वो जो पूरा सीन है वो आई एम श्योर आपको याद ही होगा। वो वंस अपॉन अ टाइम इन वेस्ट का के मूवी के सीन से वो पूरा को पूरा वो उठाया हुआ था। हालांकि इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ओरिजिनल पूरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन चीजों को उठा उठा करके इन्होंने एक ऐसी कहानी बनाई थी जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद आई। तो कहानी हो गई। अब सवाल था कि इसको, क्योंकि अब इसकी कास्टिंग कैसे होगी, क्योंकि जब सलीम जावेद रमेश सिप्पी के पास गए थे तो रमेश सिप्पी के दिमाग में ये एक थॉट प्रोसेस था कि हमने जो सीता और गीता बनाई है वो तो बहुत बड़ी हिट हो गई है, अब हमारी अगली फिल्म बिग लेवल की होनी चाहिए, इसका कैनवास बड़ा होना चाहिए और इस बार हम 3 हीरो को लेकर के फिल्म बनाएंगे। पिछली वाली फिल्म में धर्मेंद्र और संजीव कुमार थे, तो इस बार सोचा कि एक और हीरो को लेते हैं। और उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा को इन लोगों ने अप्रोच भी किया था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उस फिल्म को करने से मना कर दिया। और फिर शोले में एंट्री हो गई अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में जो एंट्री हुई है, इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि जब जंजीर बन गई थी तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पीछे उनके 13 फ्लॉप फिल्मों का वो इतिहास था। तो लोग डर रहे थे कि इनकी कहानी, इनकी फिल्म तो हम नहीं लेंगे। सलीम जावेद उसके राइटर थे जंजीर के, तो उन्होंने क्या किया कि सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी के लिए जंजीर की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखवाई और स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखवा करके जंजीर को, रमेश सिप्पी को जंजीर बहुत पसंद आई, अमिताभ का काम बहुत पसंद आया। तो सलीम जावेद के कहने पे अमिताभ को साइन कर लिया गया कि ये लड़का अच्छा है, इसे हम जय के रोल के लिए रख सकते हैं। तो जब रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया तो ये बात मीडिया में गई कि रमेश सिप्पी ने एक नए लड़के को साइन किया है शोले, जो भी उनकी अगली फिल्म है, और उस लड़के की फिल्म अभी आ रही है जंजीर, जिसके डायरेक्टर है प्रकाश मेहरा और जिसे लिखा है सलीम जावेद ने। तो सिर्फ रमेश सिप्पी, क्योंकि रमेश सिप्पी ऑलरेडी पॉपुलर डायरेक्टर है, उन्होंने अंदाज और सीता और गीता बनाई है, तो अगर रमेश सिप्पी ने इस नए लड़के को साइन किया है, इसका मतलब इस लड़के में कुछ बात है। तो ये सुनकर के डिस्ट्रीब्यूटर ने जंजीर को खरीद लिया कि चलिए देखते हैं, और फिर जंजीर हिट हो गई। तो इस तरह हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री शोले में। हालांकि अमिताभ ने ये भी कई बार कहा कि शोले दिलाने में धर्मेंद्र का बहुत बड़ा हाथ था, कि धर्मेंद्र के कहने के रिकमेंडेशन पे रमेश सिप्पी ने उन्हें साइन किया था। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने ये बात कही, कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे एक दिन कह दिया था, तो सलीम खान बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था कि अमिताभ जी, आपको याद होना चाहिए कि आपको शोले फिल्म कैसे मिली थी और इसमें हमारा क्या रोल था। तो ये सलीम खान ने अपना जो भी उनका ओपिनियन था वो शेयर कर दिया था सबके सामने। तो ये थी कहानी अमिताभ के आने की। अब था कि जो अमिताभ तो आ गए, अब जो मेन जो कैरेक्टर है इस फिल्म का, जो आगे चल के सबसे बड़ा कैरेक्टर बन गया शोले का, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का रोल किसे दिया जाए? आप लोग को ये बात पता ही होगी, मैंने पहले ही बताया है कि इस रोल के लिए पहले डैनी को कंसिडर किया गया था, क्योंकि डैनी उस वक्त नए नए थे, अच्छा विलन का रोल प्ले करते थे, तो उन्हें अप्रोच किया गया, आई थिंक साइन भी किया गया था, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया। तो वो चूंकि ऑलरेडी धर्मात्मा फिल्म कर रहे थे फिरोज खान के साथ, और फिरोज खान ने उन्हें समझा दिया कि तुम कहाँ मल्टी स्टारर में जाओगे काम करने, वहाँ ऑलरेडी धर्मेंद्र है, संजीव कुमार है, वो लोग तुम्हारा रोल खा जाएंगे, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा।
तो तुम धर्मात्मा ही करो। तो डैनी ने वो फिल्म छोड़ दी, तो अब किसे विलन लिया जाए। तो हुआ ये था कि 1963 में जावेद अख्तर ने एक प्ले देखा था। उस प्ले का नाम था ए मेरे वतन के लोगों, और उसमें एक फौजी का रोल किया था अमजद खान ने। तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा था जावेद अख्तर को। तो जावेद अख्तर ने सलीम खान से कहा कि यार मैंने एक प्ले देखा था, उसमें एक एक्टर था, बहुत अच्छा काम किया था उसने, क्यों ना हम उसे ले लें इस रोल के लिए। इसी बीच क्या हुआ कि चूंकि सलीम खान जो थे वो जयंत को जानते थे, जो अमजद खान के फादर हैं, और अब जयंत ने भी कहा था कि मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है एक्टिंग में, वो भी अब जाना चाहता है, क्योंकि थिएटर तो कर ही रहा है, फिल्मों में भी जाना चाहता है। तो अमजद खान की बात सलीम खान ने जयंत के थ्रू भी सुनी थी। तो सलीम खान और जावेद एक दिन डायरेक्ट पहुंच गए अमजद खान के घर, और वहां पे उन्हें ऑफर कर दिया गब्बर सिंह का रोल, और बोला कि ये इंडियन सिनेमा के इतिहास की बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है जिसका तुम हिस्सा होने वाले हो। ये सुन के वहाँ पे सत्यन कपूर भी थे, तो सत्यन कपूर ने भी अमजद खान को कहा कि नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म बन रही है, आप जुड़ जाइए इस फिल्म से। तो इस तरह अमजद खान जुड़ गए। लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम हुई, आगे बताऊंगा उसके बारे में। तो ये कास्टिंग हो गई। अब सवाल था कि लोकेशन क्या होगा, क्योंकि ये डाकुओं की कहानी थी। डाकू का एक गढ़ है, वहाँ पे गब्बर सिंह सांबा कालिया रहते हैं, और इधर एक गांव है रामगढ़, जहाँ पे वो ठाकुर की फैमिली रहती है, और इन्हें ठाकुर को लेना है बदला उनसे। तो ये सेट कहाँ लगाया जाए। तो एक आर्ट डायरेक्टर थे राम येड़कर, उनसे कहा गया रमेश सिप्पी ने कि खोजिए कोई अच्छा लोकेशन। तो क्या हुआ ना कि अगर आप कभी कर्नाटका जाओगे तो बैंगलोर से मैसूर जाने के रास्ते में ना एक स्टेशन आता है रामनगरम। रामनगरम ही रामगढ़ है, जो शोले का रामगढ़ है वो रामनगरम ही है। तो वहां पे वो बहुत खूबसूरत लोकेशन है, अगर आप कभी जाते हो ना तो आपको ट्रेन से भी वो लोकेशन दिख जाएगा। इनफैक्ट जिस टीले पे सांबा बैठता था ना, और जो बोलता था पूरे 50,000 वो टीला आपको ट्रेन वाले रास्ते से ही दिख जाएगा। तो रामनगर खोजा गया, वहां पे लोकेशन देखा गया, लोकेशन सबको पसंद आया, फिर वहां पे सेट लगाया गया। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो डाकू का जो गढ़ है और जो रामगढ़ जो गांव है, वो दोनों एक ही लोकेशन पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 किलोमीटर के रेंज में ही सब कुछ आ जाता है। तो और वो पॉइंट जो है शोले पॉइंट के नाम से फेमस भी है, वो एक तरीके का टूरिस्ट स्पॉट है। आज भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे वो बगीचा आपको मिल जाएगा जहाँ पे जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखाते हैं, वो खेत अभी भी है वहाँ पे, आम का बगीचा। तो लोकेशन इस तरह से फाइनल हुआ। इसके अलावा छोटे छोटे और भी जो कैरेक्टर्स थे ना, जैसे सुरमा भोपाली, तो जगदीप जो थे, जगदीप ने सलीम खान के साथ एक फिल्म ऑलरेडी की थी सरहदी लुटेरा, जिसमें सलीम हीरो थे, और उसी फिल्म के सेट पे सलीम की दोस्ती जावेद अख्तर से हुई थी। तो उस समय उस मेकिंग के दौरान जगदीप जो है वो भोपाली लोगों की मिमिक्री बड़ी अच्छे करते थे। तो सूरमा भोपाली का कैरेक्टर जो है वो सलीम खान ने जगदीप को याद करके लिखा और उनको दे दिया। असरानी को दिया वो जेलर वाला रोल, और उनको बताया कि वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर का जो कैरेक्टर जो था, तो हिटलर के बारे में पढ़ो, उनका फोटो देखो, उनके मैनरिज्म को थोड़ा समझो कि कैसे था, और उस तरीके से उसे कॉमिक अंदाज में आपको प्ले करना है। तो असरानी को इस तरीके से उनकी ब्रीफिंग की गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हुई। अच्छा, जो ये तो मैंने बताया कि बहुत सारे बाहर की फिल्मों से इंस्पिरेशन लेकर के इस फिल्म की कहानी लिखी गई। हालांकि कुछ कुछ चीजें सलीम खान के रियल जिंदगी से भी प्रेरित थी। जैसे डाकू गब्बर सिंह का जो नाम है, सब लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा गांव मेरा देश के जब्बर सिंह से चुरा लिया गया है नाम। बट वो ऐसा नहीं है कि वो चुराया हुआ है। वो कहानी ये है कि सलीम खान के फादर जो थे वो मध्य प्रदेश में पुलिस ऑफिसर थे, और वो चंबल वाला जो रीजन था ना जहाँ डाकू लोग रहते थे, तो वो इनको कहानियां सुनाया करते थे डाकुओं की। और एक डाकू की कहानी बहुत फेमस थी, और उस डाकू का नाम भी गब्बर सिंह था। और वो गब्बर सिंह जो था वो पुलिस वालों को अगर पकड़ लेता था तो उनके नाक और उनके कान काट देता था। ये सलीम खान ने अपने फादर से ये कहानी सुनी थी, असली डाकू की वाली बात है ये। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो हमारा डाकू है उसका भी नाम गब्बर सिंह रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि विनोद खन्ना के नाम से ले लिया गया है, असली डाकू की कहानी है। इनफैक्ट अगर आप केस्टो मुखर्जी का जो कैरेक्टर है ना, हरी राम नाई, तो हरी राम नाई जो था ना, रियल में सलीम खान जब अपने गांव में जब छोटे थे वो रहते थे, तो एक आपको याद होगा हम लोग के भी बचपन में एक हजाम आता था, और वो सबके पूरे परिवार के सब बच्चों का बाल वाल काटता था एक ही साथ। तो उनके घर में भी ऐसा ही एक हजाम था जो कि आता था और सबके बाल काटता था, और उसका नाम था हरी राम नाई। तो उन्होंने इस फिल्म जो में जो हरी राम नाई है वो रियल कैरेक्टर है। तो ऐसे ऐसी चीजें इस फिल्म, ये छोटे छोटे ट्रिवियाज है जो कि असल कैरेक्टर को इन्होंने जन्म दिया इस तरीके से।
इसके अलावा कुछ सीन्स भी जो हैं वो रियल इंसिडेंट से लिए हुए हैं, जैसे वो जो मौसी के पास जाके अमिताभ बच्चन जो धर्मेंद्र का हेमा मालिनी का हाथ मांगते हैं, तो कुछ ऐसी ही कहानी हुई थी कि सलीम खान जो थे, वो जावेद अख्तर जब हनी ईरानी से शादी करना चाहते थे, तो सलीम खान हनी ईरानी के पेरेंट्स के पास गए थे और उनको बिल्कुल उसी तरीके से समझाया था जैसे अमिताभ बच्चन मौसी को समझाते हैं कि कभी कभी हार भी जाता है, कम वक्त जुआ चीज ही ऐसी है। तो ये सब रियल रियल इंसिडेंट से चीजें लेकर के इस कहानी में पिरोई गई। अब क्या हुआ, कास्टिंग हो गई, इंस्पिरेशंस मिल गए, लोकेशन फाइनल हो गया। शूटिंग के लिए रमेश सिप्पी को ये था कि इस फिल्म को हमें ग्रैंड बनाना है, और 70 पे ये फिल्म बनी थी। कहा जाता है कि ये पहली फिल्म है, लेकिन ऐसे अराउंड द वर्ल्ड एक फिल्म आई थी 1967 में, वो भी 70 पे ही शूट हुई थी। तो शोले पहली फिल्म नहीं थी, ये डिस्प्यूटेड है। तो खैर 70 पे इसको शूट किया गया, और जो टेक्नीशियंस जो बुलाए गए वो फॉरेन से बुलाए गए। इसका साउंड इफेक्ट जो इस फिल्म का था वो बहुत ही कमाल का था। अगर कभी आपको थिएटर में देखने का मौका मिले ना, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने तो टीवी पे ही देखा है, लेकिन थिएटर पे अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप देखोगे कि उसमें जो साउंड इफेक्ट जो यूज किए ना, घोड़ों के आने के जो टपक टपक करके जो ताबूतों की जो आवाज आती है, वो बहुत ही डॉल्बी स्टाइल में आपको एक एक चीजें जो है बारीकी से सुनाई देगी। और जो सिनेमेटोग्राफी भी है वो भी बहुत जबरदस्त है। एक्शन सीक्वेंसेस जो थे वो चूंकि फॉरेन के टेक्नीशियंस आए थे, तो एक्शन सीक्वेंस उस जमाने की पिछली सारी फिल्मों से बिल्कुल अलग था। अब मेरा गांव मेरा देश में भी डाकुओं की ही कहानी थी, लेकिन उसको अगर आप शोले से कंपेयर करो तो इसका जो टेक्निकल ब्रिलियंस है वो मेरा गांव मेरा देश कहीं पे भी खड़ी नहीं उतरती है। तो बड़े बड़े लोग आए और इसको इस फिल्म को बनाया गया। इसमें एक और प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब ये बनी फिल्म तो बहुत बड़ी हो गई। तो ये करीब 500-600 फीट की इसकी पूरी रील हो गई थी। तो उसमें से ना बहुत सारे सीन्स काटने पड़े। आपको यूट्यूब पे वो सीन मिल जाएगा जो सचिन के मरने का जो सीन है ना। नॉर्मली जो जो फिल्म हम देखते हैं उसमें दिखाता है कि सचिन जब जा रहे हैं अपने मामा के पास, तो शाम्बा कहता है कि वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है, और अमजद खान एक चींटी को देखते हैं हाथ पे और फिर वो चींटी मारते हैं और सचिन मर जाते हैं। तो वो एक तरह का मेटाफर टाइप से यूज किया गया है, चींटी इज बिकम हैज बिकम सचिन। लेकिन रियल जब असली फिल्म बनी थी तो उसमें सचिन को मारने का भी सीन था, वो आपको यूट्यूब पे शायद मिल जाएगा। और ये जो छोटा सा है ना उसके उसका क्वालिटी बहुत खराब है, लेकिन आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या था कि जो सांबा का जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा बड़ा था, उसके कुछ और भी डायलॉग्स थे, लेकिन लेंथ इतना बड़ा हो गया था इस फिल्म का कि एडिटिंग करने में सांबा के बहुत सारे डायलॉग्स हटा दिए गए। तो मैकमोहन बड़े उदास थे कि रमेश सिप्पी से कहा भी कि सर आप इतना करना है तो ये भी हटा दो, मुझे रखा ही क्यों है फिल्म में। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें आश्वासन दिया कि देखो ये जो कैरेक्टर है ना ये इतना फेमस होगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी इससे हो जाएगी। और हुआ भी वैसा, बट कुछ चीजें होती है बस होने को हो जाती है। और मैकमोहन के करियर में अगर आप देखो तो सांबा से बेटर कैरेक्टर कौन सा है जो उन्होंने किया है। हालांकि वो एक्टर बहुत अच्छे थे, हकीकत धर्मेंद्र की फिल्म थी उसमें उन्होंने काम किया, मजबूर में काम किया, बहुत सारी फिल्मों का उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी पहचान शोले के शाम्बा से हो गई। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम हुई कि फिल्म के 2 क्लाइमैक्स शूट किए गए। पहला जो क्लाइमैक्स था उसमें गब्बर सिंह मर जाता है, ये आप लोग को पता ही होगा, और वो सीन भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन चूंकि 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो सेंसर बोर्ड ने बहुत सारे रूल्स चेंज किए थे, स्ट्रिक्ट था वायलेंस को लेकर के खास करके। इवन मैंने एक जो डॉन के बारे में जो कहानी बताई थी उसमें भी बताया था कि डॉन में कितने सारे एक्शन सीक्वेंस को चॉप कर दिया गया था, क्योंकि सेंसर बोर्ड का रूल चेंज हो गया था। तो इसमें भी गब्बर सिंह का जो मारने वाला जो कैरेक्टर था उसको कहा गया कि ये बहुत ही वायलेंट है, गोरी है, बहुत खून खराबा दिख रहा है, तो उसको हटा करके फिर एक ऑल्टरनेट एंडिंग रखी गई। तो ये सारी तो कहानियां थी, फिल्म बन गई। लेकिन अब देखिए इस फिल्म का जो बजट था ना, ये जब आइडिया कंसीव हुआ था शोले बनाने का तो 1 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्लान किया था, क्योंकि सीता और गीता को बनाने में इन्हें 40 लाख रुपए लगे थे। तो इन्होंने सोचा कि 1 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। लेकिन इसके टेक्निकल फाइनेंस और वो सब देख करके इसका कॉस्ट जो है वो हो गया करीब 3 करोड़। 3 करोड़ तो हो गया। अब इसके बारे में बातें भी बहुत होने लगी कि रमेश सिप्पी इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, ये तो मुगले आजम से भी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि उस वक्त की सबसे कॉस्टली फिल्म थी। तो इंडस्ट्री में गॉसिप होने लगा कि पता नहीं क्या ही बनाएंगे। जो 3 करोड़ इन्होंने खर्च किए थे, अब इन्हें ये भी डर हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म ना चले, तो इसके पब्लिसिटी में इन लोगों ने बहुत पैसे खर्च किए। शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 को, लेकिन
इसकी जो पब्लिसिटी स्टार्ट हुई थी ना वो मई से ही स्टार्ट हो गई थी। 30th में 1975 से जो ट्रेड मैगजीन, जो फिल्मी मैगजीन जो आते थे ना, उसमें शोले का एड आना चालू हो गया था। और हर बार, हर एडिशन में, वीकली एडिशन जो आता था, हर वीकली एडिशन में किसी एक शोले के कैरेक्टर का एक पूरा फुल पेज ऐड आता था और उसके बारे में कुछ सिनॉप्सिस रखा जाता था। एक एक फोटो आ गया बसंती का, शोले बसंती, और ये क्या है, शी इज अ टांगे वाली एंड शी लव्स वीरू, समथिंग कुछ उस तरीके की बातें रखती थी। तो हर एडिशन में हर कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर का फोटो आता था, ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़े कि ये कौन सा कैरेक्टर है, ये शोले क्या फिल्म है। तो इस तरीके से करते करते जब तक ये फिल्म रिलीज हुई तब तक क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई थी। लेकिन अच्छा, जिस दिन फिल्म रिलीज हुई, ओपनिंग इस फिल्म को बड़ा शानदार मिला। इनफैक्ट स्क्रीन ने उस वक्त, जो मैगजीन्स वगैरह होते थे ना, उन्होंने इनफैक्ट इसके ओपनिंग के बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा था कि द डे द फिल्म रिलीज, स्क्रीन कैरिड अ फ्रंट पेज रिपोर्ट विद द हेडलाइन बिग क्राउड फॉर एडवांस बुकिंग फॉर शोले, एंड इट वेंट ऑन टू से अनप्रेसिडेंटेड क्राउड वर विटनेस्ड एट ऑल थिएटर इन बॉम्बे सिटी एंड सबर्ब्स वेयर द एडवांस बुकिंग ओपन ऑन मंडे। द पुलिस हैड अ हार्ड टाइम कंट्रोलिंग थाउजेंड ऑफ सिनेगोअर्स। मतलब इतनी भीड़ हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि फिल्म जब रिलीज हो गई, लोगों ने देखा, तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को बैश कर दिया। फिल्म फेयर ने 2 स्टार दिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसे बैश कर दिया, सब क्रिटिक्स बैन कर रहे थे। और कुछ लोग इसे छोले कह रहे थे कि ये तो रमेश सिप्पी की छोले है, ये क्या फिल्म है। और लोग सबसे ज्यादा नाराज इस बात से थे कि फिल्म के एंड में अमिताभ बच्चन मर जा रहा है। अब ये जो टाइम था ना, देखिए, जब शोले के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया था, तो उस वक्त जंजीर रिलीज भी नहीं हुई थी। जैसा मैंने बताया कि रमेश सिप्पी ने प्राइवेट स्क्रीनिंग में देख के साइन किया था, तो जंजीर तब तक रिलीज नहीं हुई थी। और इस फिल्म की कहानी जैसे बनी, तो इन्होंने एंड में अमिताभ बच्चन को मार दिया। लेकिन जब तक ये फिल्म रिलीज हुई, अमिताभ बच्चन बिकेम अ वेरी बिग स्टार। जंजीर, मजबूर, और फिर उसी साल दीवार जनवरी में रिलीज हो गई थी। तो अमिताभ बच्चन का क्रेज बहुत ज्यादा था। तो जब क्रिटिक्स ने देखा कि अमिताभ जैसे एक्टर को आप मार दे रहे हो एंड में, तो सब सलीम जावेद के थॉट प्रोसेस पे सवाल उठाने लगे कि ये किस तरह के राइटर हैं कि इतने बड़े स्टार को मार दिया। लेकिन अगर आप देखो तो अमिताभ का जो मरने का जो सीक्वेंस है वो तो बहुत इमोशनल है, इस फिल्म को तो और पावर देता है। लेकिन क्रिटिक्स ने बहुत उल्ट उल्ट पटांग बातें कर दी इस फिल्म के बारे में। और क्रिटिक्स ने लिखा कि ये जो फिल्म है, वो एक मैं लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि उसी के बदले में सलीम जावेद ने एक एड दिया था। क्रिटिक्स ने कहा, वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट शोले विल डू अ बिजनेस ऑफ हार्डली 40 lakhs पर मेजर टेरिटरी। 40 लाख से ज्यादा का बिजनेस नहीं करेगी। सलीम जावेद ने इसके बाद एक एड दिया। यूजुअली क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं फिल्म के, वो ये सब एड वैड का काम करते हैं अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि सलीम जावेद ने इस बात को एज एन इंसल्ट ले लिया, और इन्होंने अपने पैसे लगा करके ट्रेड मैगजीन्स में एड दिया, और उसमें लिखा कि दिस इज अ प्रिडिक्शन बाय सलीम जावेद, शोले विल बी अ ग्रॉसर ऑफ ₹1 करोड़ इन ईच मेजर टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इन्होंने ऐड दिया कि शोले जो है वो हर टेरिटरी में ₹1 करोड़ कमाएगी। अब जब ये ऐड दिया तो इंडस्ट्री को लगा कि ये तो और एरोगेंट हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं फालतू की। तो लेकिन इन्होंने तो दे दिया। अब रमेश सीपी को भी लग रहा है, जीपी सीपी को भी लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज्यादा बोल गया। वो मूवी का डायलॉग है ना, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ट्रेन में है, वो कहते हैं हम लोग 15-20 पे तो भारी पड़ेंगे, क्यों हो जाए, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। लेकिन वो बोलते हैं ना, पार्टनर अब बोल ही दिया है तो देख लेंगे। तो बस वैसा ही कुछ हुआ। अब इन दोनों ने बोल तो दिया एड की कि 1 करोड़ से ज्यादा का कमाएंगे फिल्म। तो प्रोड्यूसर को भी लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती कर दिया ये एड दे करके। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कमाएगी फिल्म। अब क्या हुआ कि जब इस तरह की बातें होने लगी कि अमिताभ को नहीं मरना चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स ने सोचा, जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी ने, कि क्या हम लोग ऐसा करें कि फिल्म का एंडिंग थोड़ा ट्वीक कर दे, क्योंकि उस वक्त फिल्म एक ही टाइम पे तो रिलीज नहीं होती थी। तो चलो, अगर मान लो बॉम्बे में एंडिंग पसंद नहीं आ रही है, तो हम लोग बाकी टेरिटरी में जो रिलीज कर रहे हैं, तो वहां पे एंडिंग चेंज कर देते हैं, अमिताभ को जिंदा कर देते हैं। तो पहला जो वीकेंड था, पहले वीकेंड तक इसके बड़े खराब रिस्पॉन्स रहे। ओपनिंग अच्छी मिली थी, लेकिन अब क्रिटिक्स खराब कर दे रहे तो कई बार होता है कि ऑडियंस को मन नहीं करता, कह रहे ये तो खराब पिक्चर है। तो अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद, रमेश सिप्पी सब परेशान थे। सलीम जावेद ने कहा कि मंडे तक वेट करते हैं। रुक गए। फिर अगले वीक जब मंडे आया, तो सलीम जावेद और रमेश सिप्पी एक गीता थिएटर है वर्ली मुंबई में, वहां गए। और वहां पे वो जो पॉपकॉर्न वगैरह बेचते हैं ना थिएटर में, उनसे जाके पूछा कि कैसी है भाई रिस्पॉन्स। तो वो बोला, अरे क्या रिस्पॉन्स, मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो गया है। तो इनको लगा कि लगता है कोई हॉल में देखने नहीं आया फिल्म। तो उन्होंने कहा कि अरे जब से ये फिल्म आई है ना, तो सब लोग अंदर जाते हैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। मतलब एक होता है ना कि चलो कोई गाना आ गया तो चलो पॉपकॉर्न खरीद के आते हैं तब तक। तो
लोग बाहर आ ही नहीं रहे हैं, सब इतने इनग्रॉस्ड है पिक्चर देखने में कि इनका धंधा चौपट हो गया है। तो ये बात जब सुना रमेश सिप्पी ने तो उन्हें लगा कि अरे यार हमारी पिक्चर को तो लोग बड़े मजे के साथ देख रहे हैं। फिर वो अंदर जाके देखे तो पब्लिक का रिस्पॉन्स अलग ही था। तो वो समझ गए कि कोई एंडिंग वेंडिंग चेंज करने की इतनी जरूरत नहीं है, फिल्म पसंद आ रही है लोगों को, हमें बस वेट करना था थोड़ा सा। फिर वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हुई और फिर आपने पता ही है कि शोले का क्या रिस्पॉन्स रहा आगे चल के, ये सबसे ज्यादा कलेक्शन वाली फिल्म बन गई। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आई थिंक 2015-16 में एक आर्टिकल आया था जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करके शोले का कलेक्शन टोटल बताया गया था। तो उस समय इसने करीब 35 करोड़ रुपए कमाए थे। तो अभी जब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद इसका 2016-17 का इसका कलेक्शन करीब 450 करोड़ होता। तो आप सोचिए कि उस समय तक भी पीके और बजरंगी भाईजान के अलावा और कोई फिल्म उतना कलेक्शन की नहीं थी। तो ये उस डेट में भी शोले सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन सकती थी। खैर, तो इस तरीके से ये फिर आगे फिल्म चली और जो उन्होंने ऐड दिया था सलीम जावेद ने वो सच ही साबित हो गई। इस फिल्म का एक और जो सबसे बहुत ही खूबसूरत लव सीक्वेंस जो है वो जया बच्चन और बच्चन और अमिताभ बच्चन का है। और उसका जो एक पर्टिकुलर सीन है ना, उसे शूट करने में 30 दिन लग गए थे। एक सीन वो याद कीजिए जो अमिताभ बच्चन माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं और जया बच्चन जो है वो सारे लैंप्स बुझा रही हैं। तो वो सीन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ब्लूइश लाइट दिखती है। तो उसका कलर नॉर्मल इवनिंग से डिफरेंट होता है। तो वो ना ये वहाँ रामनगर एरिया में एक इस तरह का एक टाइम आता है जब वैसी शाम होती है। तो रमेश सिप्पी को वही उसी कलर के लाइट में वो सीन को शूट करना था। लेकिन जब भी वो कैमरा लगता था और लाइट्स वगैरह लगते थे, स्पॉट बॉय सब जो एडजस्टमेंट होता था, एक्टर्स जब तक आते थे तब तक में वो लाइट चली जाती थी। तो सिर्फ उस सीन को बार बार हर 30 दिन तक ट्राई किया गया और फिर एक दिन जाकर के वो शॉट जो है वो फाइनल हुआ। और वो सीन बहुत खूबसूरत है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सीन उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म थोड़ी सी प्रोग्रेसिव भी थी। एक विडो रीमैरिज दिखा रही थी, रीमैरिज तो नहीं, विडो की लव स्टोरी भी दिखा रही थी। ये बताया जा रहा था कि भाई एक जो विधवा है उसे भी दोबारा जिंदगी जीने का हक है। तो ये सारी चीजें बहुत बारीक बारीक डिटेल के साथ बनाई गई। अच्छा, इसकी कास्टिंग जो थी मैंने स्टार्टिंग में तो बताया ही, बहुत आप लोग को पता ही होगा कि जो गब्बर सिंह का कैरेक्टर था वो करने के लिए संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन दोनों चाहते थे कि ये कैरेक्टर हम करें। संजीव कुमार ने तो इनफैक्ट रमेश सिप्पी से कहा भी कि आप चाहोगे तो मैं अपने सर मुंडवा लूंगा, दांत काले कर लूंगा। लेकिन रमेश सिप्पी ने बोला नहीं, वो ये सब कुछ नहीं होगा, एक्टिंग जो है ये गब्बर सिंह ही करे, जो अमजद खान है वही करेगा। जो ठाकुर बलदेव सिंह का कैरेक्टर है, ऐसा कहा जाता है कि ये रोल शायद दिलीप कुमार को भी ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने किया नहीं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे ऐसी बातें हैं कि ये दिलीप कुमार को भी ऑफर किया गया था, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर ये रोल संजीव कुमार ने किया। अच्छा, जो अमजद खान का जो कैरेक्टर था और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि क्यों आखिर अमजद खान ने फिर आगे चल के सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब अमजद खान ने अपना गब्बर सिंह का रोल स्टार्ट किया, शूट वूट चला, तो बहुत सारे फिल्म यूनिट पे और डायरेक्टर को भी, प्रोड्यूसर को भी, सबको लगा कि अमजद खान की जो आवाज है ना वो गब्बर सिंह के रोल को शूट नहीं कर रही है। उनको लग रहा है कि वो पतली है। हालांकि इस बात से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता, शायद आप लोग भी नहीं रखते होंगे, क्योंकि अमजद खान पतली तो नहीं है। और जिस तरीके से वो हंसते थे वो जो करते थे, मतलब रियल में बच्चा डर जाए। वो तो पिक्चर में बोलते हैं कि बच्चा डर जाता है, माँ बोलती है सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए, लेकिन वाकई में रियल में बच्चा डर जाए जिस तरीके से वो हंसते थे। तो लेकिन यूनिट पे लग रहा था कि शायद इनकी आवाज पतली है। तो सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से कहा कि अगर आपको लग रहा है कि विलेन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इन्हें रिप्लेस कर दीजिए, दूसरे एक्टर को लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रमेश सिप्पी ने चेंज तो नहीं किया, लेकिन ये बात कि जावेद अख्तर और सलीम खान ने रमेश सिप्पी से कहा है कि आप चाहो तो एक्टर को रिप्लेस कर दो, ये बात अमजद खान को पता चल गई कि सलीम जावेद कह रहे हैं कि इस एक्टर को हटा दो। तो ये बात अमजद खान को बुरी लगी और इसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों बहुत मैनिपुलेटिव थे। इसीलिए सलीम जावेद ने गब्बर सिंह को जन्म दिया और उसके बाद फिर भी अमजद खान और इन लोगों ने साथ में काम नहीं किया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया थी। खैर, फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई उस साल की, क्या आज के डेट में भी, मतलब ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड का एड आता था उस जमाने में। लेकिन वो बात जब फिल्म रिलीज हुई तो सच भी हो गई कि या वाकई इट वाज अ ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। क्योंकि आप ये देखो कि इसके हर कैरेक्टर, छोटे से छोटा कैरेक्टर जो है ना वो भी पॉपुलर है। इतनी पॉपुलैरिटी और किसी फिल्म के किसी एक्टर्स को नहीं मिली है। अंदाज अपना अपना के कैरेक्टर सारे फेमस है, उसी तरह से शोले के भी। हालांकि कंपेयर करना थोड़ा
अनफेयर होगा, क्योंकि अंदाज अपना अपना तो फ्लॉप हो गई थी, वो अलग बात है कि एक कल्ट फिल्म है। तो इसके आप देखो, जय, वीरू, ठाकुर, बसंती, बसंती का धन्नो, बसंती की धन्नो, मौसी, इमाम साहब, गुलजारी लाल, हरिराम नाई, अहमद, मतलब सभी कोई फेमस है इसमें, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, सुरमा भोपाली, अंग्रेजों के जमाने के जेलर, एक एक डायलॉग फेमस है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडियन हैबिटेट सेंटर जो दिल्ली का है, उसमें इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई थी। मैं जो स्क्रीन के साथ जो जुड़ा रहता हूँ ना, इंडियन एक्सप्रेस का, तो उनका एक स्क्रीन फिल्म फेस्टिवल होता है, तो उसमें इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई। आप मानोगे नहीं कि 2026 चल रहा है और उस स्क्रीनिंग में वो पूरा थिएटर जो था वो हाउसफुल था, और 3 जनरेशन के लोग आए हुए थे देखने के लिए। बूढ़े बूढ़े से अंकल आए हुए थे, जो कि जिन्होंने कि 75 में वो जवान हुए होंगे उस समय, और उन्होंने वो फिल्म हॉल में देखी थी, वो आए थे। उनके बच्चे जो कि 90s में उन्होंने वो फिल्म देखी होगी, और फिर उनके बच्चे के बच्चे, मतलब 3 जनरेशन के लोग इस फिल्म को देखने आए हुए थे। ये है मैजिक शोले का। और मतलब मैं गया था देखने, क्योंकि मैं भी चाहता था कि एक बार तो अपने लाइफ में इस फिल्म को थिएटर में देख लूं, क्योंकि हमेशा तो टीवी पे ही देखा है, क्योंकि मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था जो ये फिल्म आई थी। तो मैं भी उस फेस्टिवल में गया और उसे बड़े पर्दे पर देखा, और एक एक साउंड इफेक्ट जो है वो सुन के इतना मजा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी ऑडियंस थिएटर में बैठे हुए थे, उनको डायलॉग मुंह जबानी याद थी, और मतलब डायलॉग कैरेक्टर जो स्क्रीन पे बोलता था उससे पहले ये लोग बोल देते थे। तो एक गजब का पिकनिक सा माहौल था वो फिल्म देखने में, और कोई बुरा नहीं मान रहा है कि अरे क्यों डायलॉग बोल रहे हो, सब इंजॉय कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं। डायलॉग से याद है कि इस फिल्म का जब जब ये रिलीज हुई थी, तो उस जमाने में एचएमवी जो म्यूजिक कंपनी थी, वो सारी बड़ी फिल्मों के गाने के रिकॉर्ड्स राइट्स खरीदती थी। लेकिन उस वक्त क्या था कि एक और नई कंपनी आई थी, पॉलीडोर, उसने शोले के राइट्स खरीदे थे। और शोले के जब राइट्स खरीदे तो उन्होंने 1 लाख रुपए में खरीदे थे। लेकिन हुआ ये कि सबको लगा कि यार ये बड़ा चैलेंज होगा, नई कंपनी है, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है कंपनी ऐसे फिल्म के म्यूजिक राइट खरीदने में। हुआ ये कि म्यूजिक तो फिल्म का बहुत अच्छा था नहीं, मतलब वो म्यूजिक इसका इस फिल्म का हाई पॉइंट नहीं था, हालांकि गाने जो भी थे वो अच्छे ही थे, लेकिन म्यूजिक के नाम पे ये इसके कैसेट्स रिकॉर्ड्स बिक नहीं रहे थे। तो जब ये फिल्म हिट हुई ना, और फिर जब इसकी वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी, और जब प्रोड्यूसर्स और म्यूजिक कंपनी वालों ने देखा कि इस फिल्म के डायलॉग लोग रोड पे बोल रहे हैं, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, या कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, धर्मेंद्र का जो डायलॉग है, या आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तो ये सारे जब डायलॉग देखे कि रोड पे लोग बोल रहे हैं, तो उस कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम इस फिल्म के डायलॉग के रिकॉर्ड्स रिलीज करें। तो उन्होंने छोटे छोटे लेंथ के रिकॉर्ड्स पहले रिलीज किए मार्केट में। राधा की कहानी, जया बच्चन की कहानी, सुरमा भोपाली स्पेशल, तो वो सुरमा भोपाली के जितने सीन्स थे उस फिल्म को सबको क्लब करके एक रिकॉर्ड रिलीज किया। अंग्रेजों के जमाने के जेलर, उनका एक अलग रिकॉर्ड रिलीज किया। और ये सारे जो रिकॉर्ड्स निकले थे, इनके करीब 5 लाख वर्जन बिके। और उसके बाद वो देखने के बाद इन्होंने पूरे फिल्म के डायलॉग का रिकॉर्ड रिलीज किया। मेरे पास भी जब मैं छोटा था तो मेरे पास शोले के फुल डायलॉग का कैसेट हुआ करता था, और मुझे शोले मुंह जबानी याद थी एक जमाने में। तो ये क्रेज था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि डायलॉग्स जो है वो किसी फिल्म के उसको कैसेट के फॉर्म में। तो इस कंपनी ने एक तरीके से एचएमवी को वैसे चैलेंज किया, और आरडी बर्मन को भी चैलेंज किया, क्योंकि उस वक्त जो म्यूजिक रिकॉर्ड जो बिकते थे वो आरडी बर्मन के नाम पे ज्यादा बिकते थे। लेकिन इस बार इस फिल्म में आरडी बर्मन का ही म्यूजिक था, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बिक रहे थे वो नॉट बिकॉज ऑफ आरडी बर्मन म्यूजिक, बट बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स ऑफ शोले। तो ये एक बड़ी खास बात थी। फिल्म जब हिट हो गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इस फिल्म को अवार्ड्स नहीं मिले ज्यादा। सिर्फ एक अवार्ड मिला बेस्ट एडिटिंग का एमएस शिंदे को, क्योंकि उस साल सारे अवार्ड जो थे वो दीवार लेके चली गई थी। जावेद अख्तर से एक बार पूछा भी गया कि आपको बुरा नहीं लगता कि शोले को अवार्ड नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि एक ही साल में ना सारी अच्छे काम नहीं करने चाहिए। तो ये थी कहानी शोले के बनने की, और जो भी इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज मैंने बताया, पता नहीं आपको कितने पता होंगे नहीं होंगे। आपके पास भी कुछ कुछ है अगर शेयर करने के लिए, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मजा आएगा मुझे शोले के बारे में आप लोग का पर्सपेक्टिव सुनने में। तो कीजिए कमेंट। ये थी कहानी शोले की। अब आते हैं क्विज पे। पिछले वीडियो में जो मैंने डायलॉग बोला था गॉड इज ग्रेट, वो सबने सही जवाब दिया, कर्मा का ही डायलॉग था, और वो किट्टम किट्टू बोलते हैं। तो अब आते हैं आज के क्विज पे। आज भी डायलॉग नहीं बोलूंगा, चलिए मैं डायलॉग नहीं, मैं एक सवाल पूछता हूँ। बताइए कि शोले में अहमद के मामू का नाम क्या था, सचिन के मामू का, जो और वो कहाँ काम करते थे वो भी बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।